दोस्तों, यूडीआर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पीटी 365 का हमारा तीसरा क्लास है, जिसमें हम कल्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा टॉपिक है चित्रकला और अन्य कला शैलियाँ। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेख। ठीक है, तो चलिए चर्चा स्टार्ट करते हैं। इतिहास के स्रोतों के रूप में जो अभिलेख है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। तो पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि BORI के जो शोधकर्ताओं ने प्राचीन ताम्रपत्र पांडुलिपियों को सॉरी पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। पांडुलिपियां प्राचीन संस्कृत कवियत्री जो शिला भट्टारिका जी हैं उनके संबंध में जानकारी प्रदान करती है। तो इसके बारे में जो तथ्य है उसको जान लेते हैं कि इन ताम्रपत्रों के बारे में जो देखेंगे तो इनमें 5 ताम्रपत्र जो है प्राप्त हुए हैं। इनकी तिथि जो है बादामी के चालुक्य यानी कि जो विजयादित्य हैं उनके जो शासनकाल था 696 से 733 ईस्वी के शासनकाल की मानी जा रही है। ठीक है, इन ताम्रपत्रों को जो है बराह यानी कि जो जंगली सुअर उसके बारे में तो मोहर वाले एक तांबे के वलय द्वारा संकलित किया गया है। तो वराह मोहर यानी कि जो जो थी वो बादामी चालुक्यों को का जो व्यापार चिन्ह हुआ करती थी। ठीक है, तो इसमें आगे दिया है कि जो शिला भट्टारिका के बारे में दिया हुआ है कि वह एक चालुक्य राजकुमारी थी और संभवतः पुलकेशिन द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, तो उनकी रचना के बारे में जान लेते हैं, शिला भट्टारिका जी की रचना के बारे में। ठीक है, क्योंकि कवित्री थी तो उनकी जो रचनाएं थी उनके बारे में जानते हैं। तो उनकी रचनाओं में जैसे पांचाली शैली का अनुसरण करती हैं। जो उनकी रचनाएं थी वो पांचाली शैली का अनुसरण करती हैं और वह शैली शब्द और उसके अर्थ के बीच संतुलन पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत कवि टिप्पणीकार राजशेखर ने राजशेखर ने भी इनके बारे में जो शिला भट्टारिका जी हैं इनके महान और सुंदर रचनाओं की प्रशंसा की है। मतलब इनकी रचना के बारे में उन्होंने प्रशंसा की है। राजशेखर का संबंध 9वीं-10वीं शताब्दी ईस्वी के से था। ठीक है, वे गुर्जर प्रतिहार शासकों के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं, अभिलेख का जो है महत्व देख लेते हैं। तो अभिलेख का महत्व जैसे आप देखेंगे कि घटनाओं का सही क्रम जानना, सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलना, कला शैलियों के बारे में जानना और इसी बारे में जो है चर्चा है। तो सही क्रम से जैसे जो जेम्स प्रिंसेप थे द्वारा मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को समझने के बाद घटना का उचित काल निर्धारण आसान हो गया था। जो क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही उनके जो है अभिलेखों को पढ़ा था। तो इस बारे में चर्चा, तो क्योंकि अब पढ़ लिया गया तो उसके काल निर्धारण के लिए आसानी हो जाती है ना। तो उसी चीज की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप आगे देखें तो सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी के लिए तो उदाहरण के लिए जैसे ब्रह्मदेशम जो अभिलेख में एक रानी सती का मतलब जो है एक रानी थी उनकी सती होने के बारे में बताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमको यहाँ से मिल जाती हैं। तो इसलिए अभिलेख जो होते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आगे चलते हैं। जो कुछ कवित्रियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो जैसे गार्गी जी हैं, इनका संबंध लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी में से रहा है। इन्होंने आत्मा के मुद्दे पर याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ऋषि याज्ञवल्क्य जो थे वो बृहदारण्यक जो है उपनिषद के रचयिता थे। ठीक है, तो मैत्रेयी थी जो 8वीं शताब्दी के ईस्वी के जो संबंध रही हैं और वह वेदों की व्याख्या करती थी। उन्होंने जो है वेदों की व्याख्या की थी। नयनारों में प्रमुख महिलाएं जो है आप देखेंगे 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में, तो उनके बारे में चर्चा है। आगे अंडाल है और अक्का महादेवी हैं, अतुकुरी मोल्ला जी देवी हैं, वो भी हैं। ठीक है, तो जो अतुकुरी मोल्ला जी जो है ये 1440 ईस्वी में वह एक कुम्हार की पुत्री थी और वो प्रथम तेलुगु रामायण की लेखिका थी। तो इस तरीके से इनका वर्णन दिया है। ठीक, बाकी जो सोमेश्वर अभिलेख के बारे में यहाँ पे देखिए दिया है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सोमेश्वर अभिलेख पुरातात्वविदों ने सोमेश्वर यानी कर्नाटक में राजा कुलशेखर अलुपेंद्र प्रथम की मृत्यु का उल्लेख करने वाले अभिलेख की खोज की है। ठीक है, यह अलुप राजवंश से जुड़ा ऐसा पहला अभिलेख साक्ष्य है जिसमें किसी राजा की मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यह अभिलेख तुलुप राजवंश के इतिहास और संस्कृत के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अलुप राजवंश यानी जो तुलुनाडु है वर्तमान जो कर्नाटक है पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। ठीक है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी सोमेश्वर अभिलेख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के बारे में। यानी कि
जो यूनेस्को है वो कई जो है उसमें जैसे कई उसके जो आयाम है उस पे सिटीज को घोषित करता है, उसके संरक्षण के लिए काम करता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मुंबई को जैसे फिल्म में, चेन्नई को संगीत में, हैदराबाद को पाक कला में, वाराणसी को संगीत में, जयपुर को शिल्प व लोक कला और श्रीनगर को शिल्प और लोक कला में जो सूची में शामिल मतलब किया जा चुका है। तो जो आयाम है इसके जैसे इससे क्या होता है कि शामिल होने में जो शहरों को वैश्विक पहचान मिलती है। इस सूची में जब जो शहर शामिल हो जाते हैं उसमें जो है वैश्विक पहचान मिलती है उस शहर को। साथ ही उन्हें पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है, ठीक है। और इसमें इस नेटवर्क में 100 से अधिक देशों के 3500 यानी तीन सॉरी 350 सॉरी 350 रचनात्मक शहर यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। ये शहर 7 रचनात्मक क्षेत्रों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको। जैसे शिल्प, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया सॉरी मीडिया कला, संगीत, तो इसके बारे में ये सूचीबद्ध करता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा तो वो ग्वालियर और कोझिकोड। कोझिकोड मतलब आपका जो है ये केरल का है कोझिकोड, ठीक है। इनको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो इससे पहले हमारे देखिए यहाँ पे शामिल हो चुके हैं, मुंबई शामिल हो चुका है, चेन्नई शामिल हो चुका है, हैदराबाद हो चुका है, वाराणसी, जयपुर और श्रीनगर, तो ये पहले शामिल हो चुके हैं। अभी हाल ही में ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। तो कोझिकोड को जो शामिल किया गया है वो साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। और ग्वालियर को संगीत का शहर, ठीक है, इसके रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया है। अगर इनके बारे में देखें तो यहाँ पे यूनेस्को के बारे में दिया गया है, तो हम आपको पहली क्लास में बता चुके हैं कि इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और मुख्यालय इसका पेरिस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि अन्य पहले जो है इसकी यूनेस्को की यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971, विश्व विरासत कन्वेंशन 1972 और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिशमन 2003। तो ये इसकी अन्य पहलों के रूप में है, ठीक है। तो ये था हमारा अ, सुर्खियों में रहा जो ग्वालियर और कोझिकोड, तो ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के रूप में शामिल हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि यानी कि टकाई पद्धति। क्या है ये, जान लेते हैं। सुर्खियों में क्यों था, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने सामूहिक रूप से जहाज निर्माण की पुरानी तकनीक को पुनर्विकसित किया है, ठीक है, इसलिए ये चर्चा का विषय रहा, ठीक है। चलिए जानते हैं इस परियोजना को केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने पूरी तरह से फंडिंग प्रदान किया है, ठीक है। यानी कि इस परियोजना को जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय फंडिंग दे रहा है। भारतीय नौसेना जहाज के डिजाइन और निर्माण का कार्य देख रही है। भारतीय नौसेना जो है इस जहाज के डिजाइन और निर्माण का कार्य देख रही है। आगे देखें, इस तकनीक में रस्सियों, डोरियों, नारियल रेशों, प्राकृतिक रेजन और तीलों का उपयोग करके लकड़ी के तख्ते को एक साथ जोड़कर जहाज का निर्माण किया जा रहा है। ये इसकी तकनीक है, ठीक है। इसकी टेक्निक के बारे में यहाँ पे दिया गया कि यह रस्सियों, डोरियों, नारियल के जो रेशे होते थे उनको प्राकृतिक रेजिन और तेलों के उपयोग करके लकड़ी के तख्तों को एक साथ जोड़ करके जहाज का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो है तकनीक है ये, ठीक है। टाका पद्धति की बात हो रही है। इस पद्धति से जहाज बनाने का विचार जो है अजंता के एक टंकण विधि से निर्मित जहाज के चित्र से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह पहल संस्कृति मंत्रालय के प्रोजेक्ट मौसम को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा के अनुरूप है। प्रोजेक्ट मौसम के बारे में दिया हुआ है कि क्या है, उद्देश्य हिंद महासागर के सटे देशों के बीच संचार को फिर से जोड़ना और पुनः स्थापित करना। इससे इन देशों के बीच प्रोजेक्ट जो है सांस्कृतिक मूल्यों और सरोकारों की समझ बढ़ेगी। तो प्रोजेक्ट मौसम किस लिए चलाया जा रहा है कि जो हिंद महासागर के जो सटे हुए जो देश हैं उनके बीच संचार को और जो है देशों के बीच सांस्कृतिक मूल्यों को और सरोकारों को जो समझ बढ़ाने के लिए इस जो है प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मौसम का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है हिंद महासागर की सीमा से लगे 39 देशों के साथ सामुद्रिक सांस्कृतिक संबंधों का पुनर्निर्माण करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है प्रोजेक्ट मौसम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन व्यापारिक मार्ग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, अरब और पूर्वी अफ्रीका से जो है जुड़ाव था किसका? हिंद महासागर व्यापार मार्ग का। और कम से कम तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये आरंभ हुआ था। ठीक है। अगर प्रमुख प्राचीन बंदरगाह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है तो पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि परगाया और जो है सोपारा, कैलिन, सोमाइला, ये सारे जो बंदरगाह यहाँ पे दिए गए हैं, पूर्वी तट के बंदरगाह और पश्चिमी तट के बंदरगाह। चलिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, कोई नहीं। अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के बारे में अगर हम देखें तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों के साथ प्राचीन समुद्री एवं सांस्कृतिक संबंध। तो इसके बारे में यहाँ दिया है कि यहाँ के स्थानीय व्यापारी साधव नाम से जाने जाते थे। ठीक है, किस नाम से जाने जाते थे? साधव। ये व्यापारी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों जैसे बाली, सुमात्रा, सिलोन यानी कि श्रीलंका आदि से यात्रा करते थे। आगे दिया है इसमें जो एक अलग व्यापार मार्ग है, लाल सागर व्यापार मार्ग के बारे में देखें तो यह समुद्री जल मार्ग लाल सागर के मध्य से रोमन साम्राज्य को भारत से जोड़ना था। मतलब ये जो लाल सागर व्यापार मार्ग था, ये लाल सागर के मध्य से रोमन साम्राज्य को भारत से जोड़ता था। ठीक है। रेशम मार्ग के बारे में देखें तो ये एक स्थलीय जो है व्यापार मार्ग था। यह संभवतः एशिया में चीन की जियान से लेकर के तुर्की के एंटीओक तक विस्तारित था। तो ये थे हमारे जो है व्यापारिक मार्ग के बारे में जो चर्चा थी। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार मार्ग, लाल सागर व्यापार मार्ग, रेशम मार्ग, ये आपके जो है। ठीक है। देखिए मेवाड़ चित्रकला, अगर यहाँ पे चित्रकला की बात आई है, मेवाड़ कला चित्रकला की, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि अगर बेसिकली आप देखें तो हम बात कर रहे हैं चित्रकला की। जैसे अभी 2 क्लास में हमने स्थापत्य कला के बारे में देखा, जैसे मंदिर कला और मूर्ति कला के बारे में हमने देखा। यहाँ बात है चित्रकला की, चित्रकला की। ठीक है, चित्रकला को हम बेसिकली अगर आप देखें तो प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है, इन 3 में विभाजित कर सकते हैं। अगर मध्यकाल में भी आप देखेंगे तो इसको पूर्व मध्यकाल और दिल्ली सल्तनत और आपका मुगल, ठीक है, इन 3 में इसको विभाजित कर सकते हैं। तो प्राचीन काल की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि किस कला के बारे में, किस समय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो प्राचीन काल की चित्रकला के बारे में अगर हम बात करें तो ज्यादातर आपको भित्ति चित्रकला का यहाँ पे जो है साक्ष्य मिलता है। भित्ति चित्रकला से मतलब यहाँ पे ये है हमारे कि जो प्राचीर होते थे उन पे जो चित्रकारी की जाती थी, मतलब दीवारों पे, गुफाओं में जो दीवारें होती थी और उन सब पे, मंदिरों पे, उन सब पे जो चित्रकारी की गई थी उसी को भित्ति चित्रकारी बोलते हैं। इसका अगर टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 10वीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 10वीं शताब्दी ईस्वी तक का आपको जो है एक रेंज के रूप में मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे प्राचीन चित्रकला की, तो आपको पाषाणकालीन चित्रकला का जो है आपको उदाहरण मिल जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, जो पाषाणकालीन जो समय था उसमें लोग शिकार करते थे और उसी शिकार को मतलब चित्रित करते थे लोग, जो जानवरों को शिकार करते हुए जो चित्र बनाए जाते थे उसी को जो है पाषाणकालीन चित्रकला को। इसी में आपको देखने को मिलेगा कि अजंता की चित्रकला बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, क्योंकि अजंता को जो है 1983 ईस्वी में किसमें शामिल किया गया था? तो यूनेस्को में, इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया जा चुका है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका जो संरक्षण था अजंता का, ये किसने किया था? तो ये कई जो शासक थे उन्होंने इसका संरक्षण किया था। जैसे आप देखेंगे कि सातवाहन थे, ठीक है, सातवाहनों ने किया, और आपके जो वाकाटक थे, वाकाटकों ने किया, और जो सुंग वंश था उन्होंने इसका जो है संरक्षण किया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ थोड़ा पेज नहीं है तो हम यहाँ पे इसकी चर्चा कर लेते हैं खाली जगह पे। ठीक है, अजंता का हो गया। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अगर आप अजंता की बात करेंगे तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है तो दिक्कत खड़ी हो जाती है, तो हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो अगर अजंता चित्रकला की हम बात कर रहे हैं तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और इसमें अजंता में कुल जो है 29 गुफाएं हैं। ठीक है, कितनी गुफाएं? 29। तो ये तो जो है अजंता के बारे में बात की। अगर आगे इसी क्रम में देखेंगे तो आप जो है बाल चित्रकारी को देखेंगे। बाल चित्रकारी में जानेंगे कि, हाँ सॉरी, ये जो अजंता की जो गुफा है इसको जॉन स्मिथ ने जो है सबसे पहले खोजा था। ठीक है, बाल चित्रकला की बात करें हम तो बाल चित्रकला 1920 में
1920 में। कौन था? मुकुल डे द्वारा, मुकुल डे द्वारा इसको खोजा गया था। मध्य प्रदेश के धार जिले में ये स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में ये स्थित है। और कुल इसमें जो है 9 गुफाओं का चित्र मतलब प्रमाण मिलता है। आगे चलते हैं, इसी क्रम में आपको मिलेगा बादामी, बादामी की गुफाएं जो चित्रकारी है उस पे। तो उत्तरी कर्नाटक के जो बागलकोट है, जो वहां उस जिले में जो है मालप्रभा नदी के बेसिन में स्थित है ये। कौन सी? बादामी, इसकी बात हो रही है, ठीक है, बादामी की। और ये जो है इसके जो संरक्षक थे, जो राजा मंगलेश थे, इनको जो है इनका संरक्षक माना जाता है। और जो चित्र थे, बाघ और अजंता से मिलती जुलती जो प्रविधि थी इसमें, यानी कि जो अजंता और बाघ थे इससे मिलता जुलता जो है इसमें प्रमाण मिलता है। इसी के आगे अगर आप देखेंगे, इसी जो है प्राचीन चित्रकला में, तो आपको एलोरा मिल जाएगा। ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये सारे जो है पूछे गए हैं और आने की संभावना हमेशा बनी रहती है इसकी। इसे इस चित्रकारी को जो है, ये जो आपका एलोरा है, ये इसे मराठी में जो है वेरुल वेरुल नेनी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? वेरुल नहीं कहा जाता है इसको, ठीक है। ये जो है अजंता गुफाओं से लगभग, ये जो अजंता की गुफाएं हैं, यहाँ से, क्योंकि ये भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, तो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। आगे देखते हैं, इसी में सित्तन वासल की जो है आपको चित्रकला मिलती है। सित्तन वासल जो क्षेत्र है वहां पे चित्रकला का प्रमाण जो मिला है आपको, ये तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित है। ये कौन सी? सित्तन, सित्तन वासल, ये आपके जो है तमिलनाडु के जो है पुदुकोट्टई जिले में है, ठीक है। ये अजंता के समान ही मानदंड एवं तकनीक के जो है प्रयोग का जो है इसमें जो उसी के समान प्रयोग हुआ है। यानी कि अजंता और जो मानदंड है, जो जो तकनीक का जो प्रयोग हुआ है अजंता में, उसी का यहाँ पे आपको प्रयोग देखने को मिल जाएगा। तो ये था प्राचीन काल की चित्रकला के बारे में, ठीक है। अब हम आपको बात करते हैं इसके अगले वाले पॉइंट पे कि मध्यकालीन चित्रकला के बारे में, ठीक है। वो देख लेते हैं मध्यकालीन चित्रकला के बारे में क्या क्या है। क्योंकि चूंकि मध्यकालीन जो चित्रकला थी, तो उस समय जो है लघु चित्रकारी का विकास हो चुका था। लघु चित्रकारी मतलब जैसे कि जो चित्र होना चाहिए था वो 25 वर्ग इंच से बड़े ना हो, और जो 1/6 के भाग पर ही चित्रित हो, उससे अधिक ना हो। तो इस तरीके से उसको चित्र जो है लघु चित्रकारी के रूप में देखा जा सकता है। तो उस लघु चित्रकारी रूप में अगर आप देखेंगे तो पूर्व मध्यकालीन के रूप में तो दो शैली का आपको यहाँ पे विकास दिखने को मिलेगा। एक आपको मिलेगा पूर्व मध्यकाल की, हम लोग बात कर रहे हैं पूर्व मध्यकाल के, पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो दो शैली का इसमें विकास मिलेगा आपको। एक है अपभ्रंश, अपभ्रंश के रूप में शैली, और दूसरा आपको मिलेगा पाल चित्रकला, पाल चित्रकला, ठीक है। अपभ्रंश शैली के रूप में अगर आप देखें तो जो पांडुलिपि चित्रण के उदाहरण जो 3 रूपों में होते थे, कौन कौन से थे? आपको मिलेगा कि एक तो पोथी था, पोथी जो है चित्र के रूप में। तो ये पोथी चित्र क्या होता था? ये ताड़पत्र पर चित्रित होता था, मतलब जो ताड़पत्र पर जो चित्र बनाए जाते थे उसको पोथी चित्र कहा जाता था। एक होता था पट चित्र। पट चित्र क्या होता था? ये कपड़े पर चित्रकारी की जाती थी। किस पे? कपड़े पर। और जो कागज पर की गई चित्रकारी, एक अगली जो होती थी कागज पर चित्रकारी होती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 विभाजन आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें अपभ्रंश शैली में। पाल चित्रकला में अगर आप देखेंगे तो ये ताड़पत्र और भोजपत्र आदि पर ही किए जाते थे, ठीक है। और जो है पाल साधकों द्वारा पांडुलिपि का चित्रण किया जाता, लेकिन इससे थोड़ा भिन्न था ये, ठीक है। इसलिए इसको 2 रूपों में देखते हैं। अगर बात दिल्ली क्षेत्र में करें तो बहुत ज्यादा इसका आपको विकास नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें मुगल काल की, तो मुगल काल जो है चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। अगर आप बाबर के बाद जो हुमायूं है वहां से देखेंगे तो चित्रकला की शुरुआत आप देखने को मिलेगी आपको। और जो क्या नाम है उनका, जहांगीर जो थे, उनके समय में इसको चित्रकारी का जो है स्वर्ण काल कहा जा सकता है। क्योंकि चित्रकारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी उनके समय में, बाहर से लोग जो है अच्छे अच्छे चित्रकार आते थे और प्राकृतिक और सारी चीजों पे चित्रकारी की जाती थी। तो इसीलिए जो है जहांगीर के शासन काल में जो है चित्रकला को स्वर्ण युग काल कहा जाता है, ठीक है। अगर
मुगल काल की अगर उसी समय के आसपास के क्षेत्र की बात करें हम, चूंकि उससे पहले और उससे बाद के जो टाइम पीरियड में क्या है कि कला का जो है बहुत ज्यादा विकास देखने को नहीं मिला, तो कुछ क्षेत्रीय शैलियां पनपी। क्षेत्रीय शैली के रूप में, तो क्षेत्रीय शैली के रूप में अगर आप देखेंगे तो दो विभाजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे मुख्य रूप से। कौन कौन से? एक तो आपको राजस्थानी और एक आपका पहाड़ी। पहाड़ी में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक तो उत्तरी श्रृंखला और एक आपको दक्षिणी श्रृंखला के रूप में, ठीक है। जो उत्तरी श्रृंखला थी इसमें आपको जम्मू या डोगरी शैली, जम्मू या डोगरी शैली, और दक्षिण श्रृंखला में अगर आप देखेंगे तो बसौली कांगड़ा शैली, बसौली और कांगड़ा शैली, इसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ राजस्थान शैली की, तो राजस्थान शैली में देखो आपको मेवाड़, ठीक है, किशनगढ़ और आपको बूंदी, आमेर और मारवाड़, ये आपको चित्रकारी आपको देखने को क्षेत्रीय रूप में मिल जाएगी। तो ये था हमारा क्षेत्रीय शैलियों के रूप में। अगर आधुनिक चित्रकारी की बात करें हम, आधुनिक चित्रकला की बात करें, तो आधुनिक चित्रकला में आप देखेंगे क्योंकि कंपनियों ने जो है यहाँ भाई भारत में जो है शासन किया, जो शुरुआत की उन्होंने आई, तो चूंकि यूरोपीय जो कंपनियां अब यहाँ पे आई, तो यूरोप का जो जो शैली है, जो तकनीक है, वो आपको चित्रकारी में देखने को मिल जाएगा। तो उसी को हम कंपनी चित्रकला के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो उसको जो है कंपनी चित्रकला के रूप में जाना जाता है। इसी में आधुनिक में अगर देखेंगे आप, बाजारी चित्रकला के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो जो बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र होता था, वहां जो है ये बाजार जो है चित्रकला प्रचलित थी, ठीक है। बाजार कला से आप समझ ही रहे होंगे। और एक पॉइंट इसमें एक ऐसा है जो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आधुनिक चित्रकारी का प्रवर्तक जो है राजा रवि वर्मा को आप जानते होंगे। उनके ऊपर फिल्म भी बनी है, शायद रंग रशिया नाम है उस मूवी का, तो उसमें दर्शाया गया है। तो राजा रवि वर्मा जी जो थे वो बहुत सुंदर चित्रकारी करते थे और आधुनिक चित्रकारी शैली का प्रवर्तक माना जाता है उनको, ठीक है। तो आधुनिक चित्रकला के बाद आगे आप अगर देखेंगे तो लोक चित्रकारी का भी प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। लोक चित्रकारी किसे कहते हैं? जैसे आज के समय में आप रंगोली देखेंगे, ठीक है, रंगोली, गोदना, रंगोली गोदना, दीवारों पर और फर्शों पर जो सजावट की जाती है, जो चित्रकारी की जाती है, उसको आप लोक चित्रकारी के रूप में देख सकते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण के रूप में अगर आप देखेंगे तो जैसे मधुबनी, मधुबनी के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि ये जो है बिहार के क्षेत्र में जो है प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें, बंगाल में और हिमालय के क्षेत्र में ये लोकप्रिय है मधुबनी की। ये होता क्या है, ये झोपड़ी की जो दीवारें होती थी ना, उस पर चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे कि मंजूषा, मंजूषा चित्रकारी, इसके बारे में जान लीजिए कि बिहार के जो भागलपुर की जो है क्षेत्र में देखने को मिलेगी चित्रकारी। ये बांस और लकड़ी के जो संदूक होते थे ना, उस पे चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। आगे आप देखेंगे आपको वर्ली मिलेगा देखने को, जो चित्रकारी का रूप है, ठीक है। इसमें क्या था, ये महाराष्ट्र के वर्ली जनजातियों द्वारा प्राकृतिक जो गुफाएं होती थी ना, उस पे चित्रकारी की जाती थी, वर्ली। एक आता है इसमें नाम काली घाट के रूप में, क्या आता है? काली घाट। इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो ये कलकत्ता और उसके जो सीमावर्ती जो क्षेत्र जो है गांव है ना, वहां पे इसकी चित्रकारी को देखने को मिलेगा। और ये घास फूस के जो टाट होते थे ना, उस पर मिट्टी के लेप लगाकर चित्रकारी की जाती थी। बहुत सुंदर तरीके से ये सारी चीजें थी। तो ये हमारा था एक तरीके से जो है हमने विभाजन करके आपको बता दिया, और जो मुख्य रूप से जो चित्रकारी के जो पॉइंट थे वो हमने आपको दे दिए हैं। आपको याद करने में हमें उम्मीद है कि कठिनाई नहीं होगी और समझने में थोड़ी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अब अभी आपको नाम आएंगे उन सब चीजों के, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो उस वजह से जो कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से हमने थोड़ी आपको यहाँ पे चर्चा कर दी है। तो जो मेवाड़ चित्रकला की जो बात हुई है, ठीक है, तो उसी बारे में अभी चर्चा करते हैं कि ये क्यों चर्चा का विषय रहा। जैसे मैं राजस्थान शैली में आपको बताया था कि मेवाड़ और किशनगढ़, बूंदी, आमेर, मारवाड़ जो शैली थी, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कि सुर्खियों में क्या था, चर्चा में क्यों था। तो महाराजा जय सिंह के दरबारी चित्रकार अल्लाह बख्श की बनाई हुई लगभग 4000 मेवाड़ी
मिनिएचर प्रिंटिंग प्रदर्शित की गई, मतलब इनका प्रदर्शन जो है किया गया था, इस वजह से ये चर्चा का विषय बना। मेवाड़ी चित्रकला। तो मेवाड़ी लघु चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्या है मेवाड़ी लघु चित्रकला? तो जो 17वीं 18वीं शताब्दी के बारे में समय टाइम पीरियड का जो था ये, हम आपको बता चुके हैं सारी चीजें, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है इसमें। तो यह राजस्थानी चित्रकला की एक शैली है। इसका विकास मेवाड़ क्षेत्र यानी राजस्थान में हुआ था। यह लघु चित्रकला की मेवाड़ शैली की उत्पत्ति सामान्यतः 1605 ईस्वी में निसार दीन नामक कलाकार द्वारा चुनार में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है। ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं, मेवाड़ जो शैली है, वो यहाँ से इसका जो है उद्भव माना जा रहा है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला में विषयगत थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, एक सेकंड दीजिए हमको। बता रही है आप लोगों को? तो हम लोग बात कर रहे थे 18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला में विषयगत बदलाव आया। इस शताब्दी में चित्रकला का स्वरूप लौकिक और दरबारी होने लगा, और इस विषयों पर प्रधानता बढ़ गई थी। यानी कि जो लौकिक और दरबारी जो होने लगा था, और इसके विषयों पर जो है प्रधानता बढ़ने लगी थी। अब न केवल छवि चित्रण में चित्रकला का अतिशय उदय हुआ, बल्कि बड़े आकार में आकर्षक दरबारी दृश्यों और शिकार के अभियान, उत्सव और अंतःपुर के दृश्य, खेल जैसे विषय विशेष रूप से लोकप्रिय हो गए थे। ठीक है, नाथद्वार शैली मेवाड़ चित्रकला शैली की ही उपशैली है। यानी कि जो नाथद्वार शैली है वो मेवाड़ उपकला जो है चित्रकला की उपशैली है। ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में दिया कि साधारण चमकीले रंग में मिश्रित किया जाता था इन चित्रों को। ठीक है, और इस शैली के चित्रों में भावनाओं और प्रमुखता को दर्शाया जाता था। ठीक है, ये इसके बारे में जो है, अगर कलाकारों के बारे में आप देखेंगे तो ये साइबुद्दीन और मनोहर, जो साइबुद्दीन थे वो रागमाला, और मनोहर जो थे जी जो थे वो रामायण का जो बालकांड है उसके बारे में, और जगन्नाथ जी जो बिहारी सतसई के बारे में पेंटिंग करते थे। तो राजस्थानी चित्रकला के बारे में यहाँ पे दिया है कि ये चमकदार रंगों का उपयोग मानव आकृति, एक अमूर्त और पारंपरिक अवधारणा और परिदृश्य के अलंकारिक निरूपण से मुगल चित्रकला से भिन्न थी। ठीक है, माइक की प्रॉब्लम हो रही है। टेक्निकल इशू चल रहा है।
आवाज आ रही है? आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आपको बता चुके हैं, जैसे जयपुर कला चित्रकला शैली है जो मालवा चित्रकला शैली है, बूंदी, कोटा, बीकानेर, ठीक है, किशनगढ़, जोधपुर। तो ये राजस्थानी जो है लघु चित्रकला के अन्य प्रकार के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ, देखिए बसोली चित्रकला के बारे में आपको दिया है। तो ये कठुआ जिले जम्मू कश्मीर की जो स्थानीय लघु चित्रकला है, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो क्षेत्रीय कला के रूप में जो मैंने आपको बताया था, तो जो पहाड़ी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बसौली और कांगड़ा शैली के रूप में मैंने आपको बताया था। तो इसको ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बसोली जो चित्रकला है इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र का पहला स्वतंत्र जीआई टैग वाला उत्पाद बन गया है। ठीक है, इसे पहाड़ी चित्रकला की प्रथम शैली माना जाता है। इस शैली में चित्रों को कागज, कपड़े या लकड़ी पर चित्रित किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंजकों और रंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा राजस्थान शैली के बारे में। सुर्खियों में रही अन्य चित्रकारी के रूप में आप देख लेते हैं। तो जो बाग प्रिंट है, यहाँ पे नाम आया है, ये है बाग प्रिंट यानी कि छपाई। इसमें दिया है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने धार जिला प्रशासन के सहयोग से बाग प्रिंट पर आधारित टिकाऊ बैग बनाने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का जो है शुभारंभ किया है। इसका नाम बागनी नदी के तट पर स्थित बाग जो गांव